Yes, everyone. As we discussed in last lectures, that we will start custom in next video, right? तो हम लोग अभी कस्टम स्टार्ट कर रहे हैं. एज फार एज कस्टम इज कंसर्न, तो आप सबको ये बात अच्छे से पता होगी कि कस्टम जो है, कस्टम इज अ इनडायरेक्ट टैक्स. एज इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के साथ में कस्टम पूछा जाता है, राइट. अब इनडायरेक्ट टैक्स खुद कितने मार्क्स का हो गया? 40 मार्क्स का, ठीक है, या 50 मार्क्स का, जो भी 40 मार्क्स का. और कस्टम जो है वो इसमें साथ में पूछा जा रहा है, ठीक है. तो आशंकाएं हैं कि 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन कस्टम में पूछ सकते हैं. तो फिर जीएसटी बचा कितने का? 35 मार्क्स का. अभी ये कस्टम है क्या, कस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कस्टम का मतलब क्या होता है, हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं. सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टम. तो इन्होंने कहा कि कस्टम जो है ये एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो आइदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पे लगता है. तो हमें समझना है कि पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या चीजें होती है. तो अगर कोई गुड्स फॉरेन से इंडिया की तरफ आ रहा है, सपोज इसको मान लेते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हम लोग यूजुअली यही एग्जांपल लेंगे. ऑस्ट्रेलिया से कोई गुड्स रवाना हुआ और कहां पे आया? इंडिया में आया. तो जैसे ही इंडियन टेरिटरी में घुसा या इंडिया में आया तो इसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट. और अगर मैं दूसरी बात करूं, जैसे सपोज ये मुंबई है, इंडिया का नीचे वाला पार्ट, मुंबई गोवा जो भी मान लो आप, मुंबई से, ठीक है, पोर्ट के जरिए कोई गुड्स इंडिया से बाहर रवाना हो रहा है कहीं बाहर जाने के लिए, तो इसको हमने बोला एक्सपोर्ट. तो आपको दो चीजें समझनी होगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट. तो आपको ये समझ में आ गया, व्हेन गुड्स इज कमिंग इनटू इंडिया इट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड व्हेन गुड्स इज गोइंग आउटसाइड इंडिया इट इज एक्सपोर्ट. अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो करने के तरीके वो कैसे होता है? पहला, बाय एयर, या तो आप एयर के जरिए जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो. दूसरा, बाय वेसल, वेसल का मतलब जहाज के जरिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो. और बाय एयर हो गया, बाय वेसल हो गया. और थर्ड नंबर पे हम जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? देखो, बाय एयर हो गया, बाय वेसल हो गया, और थर्ड नंबर पे हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाय रोड. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के टोटल तरीके कितने हो गए? 3, एयर, वेसल एंड रोड. एयर, वेसल एंड रोड, इन तीनों तरीकों से आइदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं, राइट. ये तो पहली बात हो गई. तो बाय एयर हो सकता है, बाय वेसल हो सकता है, और बाय रोड हो सकता है. अभी आप इन तीनों के में से किसी भी तरीके से अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप इन तीनों में से किसी भी तरह से अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, तो आइदर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, और या फिर इंपोर्ट ड्यूटी दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज कस्टम लगेगा. ठीक है. इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो आपको जान के हैरानी होगी, इनकम टैक्स के साथ में जीएसटी डाल के और उसमें कस्टम भी साथ में पूछा गया है. वंस अपॉन अ टाइम जब इनडायरेक्ट टैक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट हुआ करता था सीएस प्रोफेशनल में, तब कस्टम अकेला 20 नंबर का था. मींस इस तरह से डिवीजन हुआ करता था, इनकम टैक्स 30 मार्क्स का, 50 मार्क्स का जो है सर्विस टैक्स वैट या अभी जो जीएसटी चल रहा है वो, एंड 20 मार्क्स का ओनली कस्टम, राइट. तो इस तरह से हमारा डिवीजन हुआ करता था. मीन टाइम धीरे धीरे समय बदला, प्रोफेशनल से पूरी तरह से जीएसटी और उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट में डाल दिया गया, और जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है हमारा उसमें 5 नंबर का कस्टम डाल दिया गया. तो अगर मैं कई बार बच्चों को बताता भी हूं कि अगर हम पूरा होल कस्टम देखें, तो जो होल कस्टम की जो इंडेक्स बनी हुई है, ठीक है, वही इंडेक्स हमारे कोर्स में है. बट उसमें कुछ चीजें जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, ठीक है, जैसे पहला क्या बोला मैंने? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. दूसरा क्या बोला? वैल्यूएशन ऑफ गुड्स. तीसरा टैरिफ, और टैरिफ का इंटरप्रिटेशन, टैरिफ का जो इंटरप्रिटेशन है वही क्लासिफिकेशन है. ये चीजें हमारे थोड़ी सी मेजोरिटी पूछी गई है. बाकी थोड़ा बहुत इंपोर्ट का प्रोसीजर,
थोड़ा बहुत इंपोर्ट का प्रोसीजर आपको पूछा गया है। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में जो है वो बहुत छोटे छोटे इंट्रोडक्टरी पॉइंट है। तो मेरे को पढ़ाते वक्त एक हमेशा दिक्कत रहती है कि मैं कितना पढ़ाऊं और कितना छोड़ूं, क्योंकि जब ये 20 नंबर का हुआ करता था तब ये 20 to 30 लेक्चर्स लिए जाते थे, लेकिन अब ये 20 नंबर की बजाय 5 नंबर का हुआ है और उसमें भी सिर्फ इंडेक्स बची है। तो इसमें मैं क्या पढ़ाऊं? वैसे जैसे देखो, अगर आप जब भी कस्टम को खोलेंगे तो ये पूरे कस्टम का इंडेक्स है। ये इंडेक्स पूरा का पूरा ही जो है वो आपको पढ़ना है। जैसे सपोज ओवरव्यू ऑफ कस्टम लॉ खुद एक पूरा लेक्चर ले लेता था, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी 2 से 3 लेक्चर ले लेते थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी भी 1-2 लेक्चर ले लेता था, क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन भी 1-2 लेक्चर ले लेता था, 1-2 क्या 3-4 लेक्चर ले लेता था। इस तरह से 1-1, 2-2, 3-3 लेक्चर लेकर ये जो है वो पूरा कस्टम में पहले पढ़ाया करता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से ये होने की वजह से अब जो है कस्टम जो है वो इंट्रोडक्टरी हो गया है। तो हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन या कस्टम एक्ट 1962 से, ठीक है। तो कस्टम एक्ट 1962 जिसमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी है, जहां पे सेक्शन 1 और 2 शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन से रिलेटेड है। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 6 में कस्टम के जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बता रखा है कि कस्टम के ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, कस्टम के ऑफिसर्स के पावर क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और उसके बाद में कस्टम के नीचे वाला पूरा स्टाफ। उसके बाद कस्टम पोर्ट क्या होता है, कस्टम के एयरपोर्ट क्या होते हैं और वेयर हाउसिंग स्टेशंस क्या क्या होते हैं, राइट। उसके बाद में सेक्शन नंबर 7 से लेकर सेक्शन नंबर 10 के बीच में अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टम पोर्ट्स, यानी कि कस्टम के पोर्ट्स कहां होंगे, अगर पोर्ट होंगे तो कौन से वाले पोर्ट माने जाएंगे, मींस टू से प्राइवेट पोर्ट होते हैं, पब्लिक पोर्ट्स होते हैं, है ना, गवर्नमेंट के होते हैं और पर्सनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से एयरपोर्ट पे कस्टम वाला सामान उतरेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कौन से वाले पोर्ट पे कस्टम का सामान उतरेगा, कौन कौन से में नहीं उतरेगा, राइट। उसके बाद में प्रोहिबिशन एंड इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 11, यानी कि कौन कौन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर प्रोहिबिशन है। तो इस तरह से पूरा जो है वो पूरा चार्ट दे रखा है, जहां पे ये बता रखा है कि कस्टम में किस तरह से चीजें चलती है, वेयर हाउस क्या क्या होंगे, ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या क्या होती है, सर्च सीजर इंटरेस्ट क्या क्या, अरेस्ट क्या क्या होंगे, अपील एंड डिवीजन का क्या प्रोसीजर रहेगा। ये पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से कस्टम एक्ट 1962 जमाया गया है, जिसकी ये इंडेक्स है, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला है कस्टम टैरिफ एक्ट। अब कस्टम टैरिफ एक्ट क्या होता है वो भी समझो। से फॉर एग्जांपल कोई गुड्स है, ठीक है, गुड्स का नाम है बेडशीट। बेडशीट को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, चादर, बेडशीट, तकिया। अच्छा, ये कपड़े के आइटम है। अब क्या होता है कि एक लिस्ट बन रखी है, जिसमें यहां पे लिखा है क्लोथिंग, यहां पे लिख रखा है हैंडलूम आइटम, ठीक है, यहां पे लिख रखा है फर्निशिंग, ठीक है। अब क्लोथिंग पे कस्टम टैरिफ रेट है 5%, हैंडलूम पे है 8% और फर्निशिंग पे है 12%। अब बेडशीट किस में कवर होती है, बेडशीट खुद किस में कवर होगी, क्लोथिंग आइटम में या हैंडलूम आइटम में या फर्निशिंग में। अगर मैं बात करूं क्या बोलते हैं इसको, बिजनेसमैन की, तो वो क्या सोचेगा कि इसको क्लोथिंग में कवर कर दो, 5% कस्टम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट की, तो उसको क्या लगेगा, हमें 12% का टैक्स मिले, वो ज्यादा बेटर है। तो इस तरह के झगड़ों को मिटाने के लिए ये पर्टिकुलर चीज क्लोथिंग में आएगी, हैंडलूम में आएगी या फर्निशिंग में आएगी, इसके लिए एक पर्टिकुलर टैरिफ एक्ट बना हुआ है। टैरिफ एक्ट के अंदर ये रेट्स दे रखी है और इसको पढ़ने का एक तरीका और एक सलीका बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हमने गुड्स का क्लासिफिकेशन करना है, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। मतलब कस्टम टैरिफ एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बन रखी है और उसको पढ़ने के इंटरप्रिटेशन रूल्स बन रखे हैं। उस लिस्ट में यह दिया गया है कि कौन से वाले गुड्स पे कौन सी वाली टैरिफ लगेगी। अब जैसे मैं बात करूं ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी किसमें कवर होगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड अदर
प्रीशियस मेटल में कवर होगा या गोल्ड ज्वेलरी में कवर होगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं फर्नीचर, जैसे मैं बात करूं इसकी, ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर स्टेशनरी की दुकान पे मिलता है, दिस इज स्टेशनरी आइटम और दिस इज मैकेनिकल या मशीनरी आइटम। आर यू गेट, या दिस इज इलेक्ट्रॉनिक आइटम, क्या मानेंगे इसको? अब कैलकुलेटर के अंदर सेल भी लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कह सकते हैं हम लोग इसको, और इसको स्टेशनरी आइटम भी बोल सकते हैं। अभी ये स्टेशनरी में कवर होगा या फिर ये मैकेनिकल में कवर होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक में कवर होगा। ये सब चीजें जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है कस्टम टैरिफ एक्ट में। आगे जाके कस्टम टैरिफ एक्ट के बारे में इंटरप्रिटेशन रूल आएंगे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो इंडेक्स नहीं है, वो पूरा, मैंने आपको पहले भी बताया, क्लासिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन रूल है हमारे कोर्स में, राइट। अब बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ कस्टम लॉ की। अब ओवरव्यू ऑफ कस्टम लॉ में सबसे पहले इसने बताया कस्टम जो है वो कौन सा एक्ट है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद इसने बताया कि अंडर कस्टम एक्ट फॉर्मुलेटेड अंडर 1962, 1962 एक बेसिक स्टैच्यू है जिसमें एंट्री और एग्जिट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वेसल, एयरक्राफ्ट, गुड्स, पैसेंजर एटसेट्रा इनटू और आउटसाइड द कंट्री, ये बताया गया है। मैंने जैसा कि अभी आपको एक ग्राफ बना के, ये फोटो बना के बताया था, ये इंडियन टेरिटरी है, ये साउथ इंडिया है, ठीक है, पूरा मैप नहीं बन पाता है इसलिए मैं सिर्फ साउथ इंडिया बनाता हूं, ठीक है। सपोज ये साउथ इंडिया, ये श्रीलंका है। अब श्रीलंका से इंडिया कोई सामान आ रहा है तो उसे इंपोर्ट कहेंगे, जा रहा है तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट कहेंगे। तो यहां पर क्या समझाया गया है कि कस्टम एक्ट 1962 ये बताता है कि कौन कौन सा वेसल, कौन कौन सा एयरक्राफ्ट, कौन कौन सा गुड्स, कौन कौन सा पैसेंजर इंडिया में आ सकता है और कौन किसके ऊपर प्रोहिबिशन है, ठीक है। आगे बात करें, कस्टम एक्ट 1962 नॉट ओनली रेगुलेट द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी, it not only levy and collection of duty but also serve equally important purpose like regulation of import and export, protection of domestic industry, right। तो मतलब ये क्या क्या बताता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताता है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी बताता है। सर आप कंटेंट कौन सा यूज कर रहे हो? तो मैंने जैसा कि बताया, मैं ICSI की स्टडी मटेरियल से पढ़ा रहा हूं, आपके पास मॉड्यूल है, आप सीधा वहां से जाके पढ़ सकते हो। उसके अलावा ये और क्या, ये कस्टम एक्ट और क्या रेगुलेट करता है? कस्टम एक्ट और क्या रेगुलेट करता है तो समझना, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है, फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है, स्मगलिंग रोकता है और ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में डील करता है। तो आपको समझना होगा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले कस्टम एक्ट 1962 ये सिर्फ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज का काम नहीं करता, बट इसके ये भी इंपॉर्टेंस है या ये भी इसके काम है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, यस सर कि नो सर? यस सर। तो क्वेश्चन क्या बन गया? कस्टम एक्ट नॉट ओनली रेगुलेट द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी बट ऑल्सो सर्व एज, है ना। तो उसके अंदर आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, राइट। क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, स्मगलिंग को प्रिवेंट करना और कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? आगे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में इसने बता रखा है कि जो कस्टम से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह बनते हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है। क्या बोल रहा है ये? रूल्स मेकिंग पावर इज डेलीगेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स मेकिंग पावर इज डेलीगेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। छोड़ दो इसको, मेरे को सुनो। सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए पावर दे रखा है कि कस्टम के ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो कौन बनाएगा? कस्टम के ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा कि मैं तो, मेरे पास तो बहुत सारे काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकूं। बार बार पार्लियामेंट बिठाओ, बार बार संसद में जाओ, टफ हो जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ पावर आगे डेलीगेट कर रखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम को। टैक्स से रिलेटेड 2 अलग अलग बोर्ड है। सब देखो, टैक्स जो गवर्न करता है वो हमारा देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है रेवेन्यू बोर्ड। मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे ऊपर कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में कौन आता है? रेवेन्यू बोर्ड। अब रेवेन्यू बोर्ड में 2 अलग अलग बातें आती है।
पहला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये दोनों बोर्ड आते हैं। तो क्या हुआ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बनाएगी। तो इन्होंने कहा कि सेक्शन 156 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रूल बनाएगी रिलेटेड टू, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। अभी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, अगेन मैटर ऑफ डिस्कशन। मैं कई बार बोलता हूं इनकम टैक्स इज नॉट एन आइसोलेटेड स्टडी, इट इज अ कंबाइंड स्टडी। कई सारी चीजें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं परतें खुलती जाती है, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाती है वो सेक्शन 156 के तहत रूल बनाती है, और वो सेक्शन 156 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस पे रूल बनाएगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। मतलब कि सपोज ऑस्ट्रेलिया से सामान इंडिया में आ रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कॉस्ट लगी, ऑस्ट्रेलिया का प्रॉफिट जुड़ा, सामान रवाना हुआ, फिर पोर्ट तक पहुंचा, तो रास्ते में उसका फ्रैट लगा, उसके ऊपर इंश्योरेंस भी करवाया होगा, फिर वो पोर्ट पे आके रुका और फिर वो पोर्ट से अनलोड होके और इंडियन पोर्ट पे आके रुक गया, सामान इंडिया की टेरिटरी में आ गया और इंडिया में सामान आ गया। अब इसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी कि किस अमाउंट के ऊपर हमें टैक्स लगाना है, दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू से रिलेटेड रूल कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा कौन सा सेक्शन ने बोला, 156। चार्जेबिलिटी ऑफ एसेसरीज एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पेयर पार्ट, डिटेंशन एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। मतलब जैसे शिप होते हैं, बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं, शिप के जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, है ना, या उसके जो सामान आ रहा है उसके अंदर जो एसेसरीज वगैरह जो आ रही है, रिपेयर्स वगैरह जो हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड रूल। अच्छा, सबसे बड़ी बात, गुड्स जो है वो इंडिया में पहुंच चुका है और इंडिया के कस्टम अथॉरिटीज को लगता है कि ये गुड्स जो है उसमें कोई ना कोई स्मगलिंग इंक्लूड है, या उनको लगता है कि इसमें कोई ना कोई जो है टैक्स का इवेजन यानी कि चोरी इंक्लूड है, तो गुड्स को क्या करते हैं, डिटेंशन कर देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, डिटेंशन एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड रूल्स भी कौन बनाएगा, अगेन जो है वो सेक्शन 156 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, अभी शिपिंग बिल के अंदर जो गुड्स मेंटेन्ड है, मेंशन्ड है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, है ना, इन सबसे रिलेटेड भी कौन बनाएगा। अच्छा, मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बोल रहा हूं, बड़ी तकलीफ होती है जब हम अपने ज्ञान को अपने अंदर रख रहे हैं, मैं आपको बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपका इतना छोटा सा है। मैं अभी सेक्शन 156 को भी पिछले 5 मिनट से बोले ही जा रहा हूं, जबकि आपको सिर्फ इतना सा बता के मुझे छोड़ देना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अंडर सेक्शन 156 किस किस के ऊपर रूल बनाने के, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर, कॉन्फिस्केशन एंड डिटेंशन के ऊपर, एसेसरीज एंड पार्ट्स के ऊपर, बिल ऑफ एक्सपोर्ट के ऊपर, शिपिंग बिल के ऊपर जो है वो रूल बनाने का जो पावर दे रखा है वो किसको दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऑन द अदर हैंड सेक्शन 156 ने जो 157 ने जो पावर दे रखा है किसको दे रखा है, सीबीआईसी को पावर दे रखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम को दे रखा है। क्या बोल रखा है कि टू सपोर्ट द एक्ट को सपोर्ट करना, टू फॉर्म द बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, import and export manifest, form and manner of making application for refund of duty, condition for transshipment, removal of goods without payment of duty, manner of conducting audit of duty, assessment of imported and exported goods। इन सब टॉपिक के ऊपर जो रूल बनाएगा वो कौन बनाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम अगर रूल बनाता है तो 157 के तहत बनाएगा और 156 के तहत कस्टम से रिलेटेड सारे रूल्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं और डेफिनेशन में मैं सबसे पहले बता देता हूं, असेसमेंट वर्ड का डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे इसमें डेफिनेशंस दे रखे क्योंकि हमें एक्ट भी नहीं पढ़ना है पूरा, तो हम डेफिनेशंस भी वही पढ़ेंगे जो आपको पढ़ाने लायक है या फिर जिसको मैं कहूं कि वो एग्जाम में पूछने लायक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है असेसमेंट की। अब यहां पर असेसमेंट का सेक्शन 2 क्लॉज 2 दे रखा है जिसमें इन्होंने बोला कि डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीएबिलिटी ऑफ एनी गुड्स, यानी कि वो जो गुड्स हैं उसके ऊपर ड्यूटी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, वो जो गुड्स है उसके ऊपर ड्यूटी लगनी चाहिए या फिर नहीं लगनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अमाउंट ऑफ ड्यूटी, अगर लगनी चाहिए तो कितनी लगनी चाहिए। जैसे आपने कोई लैपटॉप एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए, तो जब लैपटॉप पोर्ट पे आए तो टोटल मिला के उसमें 100 लैपटॉप थे, एक लैपटॉप 40,000 रुपए का है। अब इंडिया में उसकी रेट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, कितने में आए हैं
उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगने हैं, अब वो कितने का बन गया और उसके ऊपर अब रेट क्या लगनी है, ये जो पूरा प्रोसीजर है उसको असेसमेंट कहा गया है। तो अगर टेक्निकल वर्ड्स में देखें तो पहले ये समझना कि ड्यूटीएबिलिटी है या गुड्स की कि नहीं है, और उसके ऊपर ड्यूटी कितनी लगनी है, टैक्स कितना लगना है, सेस कितना लगना है, या फिर कस्टम टैरिफ एक्ट के तहत ये सारी चीजें कितना अमाउंट का लगना है, या फिर उसके अंदर प्रोविजनल असेसमेंट भी इंक्लूड है, सेल्फ असेसमेंट भी इंक्लूड है, रीअसेसमेंट भी इंक्लूड है, या एनी अदर असेसमेंट जिसमें कि आप ड्यूटी को निल रेट से असेस कर रहे हो, वो सब चीजें भी साथ में इंक्लूड है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट हमने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद इन्होंने बोला बैगेज क्या होता है। बैगेज का मतलब अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। सपोज आप गुड्स आप फॉरेन से इंडिया आ रहे हो, तो हाथ में आपके जो बैगेज है वो तो बैगेज है ही है, उसके अलावा पीछे से भी अगर आपका कोई सामान आ रहा है तो उसको भी क्या माना है इन्होंने, बैगेज माना है। बिल ऑफ एंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, जब यहां से यहां पर गुड्स एंटर हो रहा होता है ना, जब गुड्स एंटर हो रहा, एंट्री ऑफ गुड्स फॉर इंपोर्टेशन, यानी कि फॉरेन से गुड्स जब एंटर हो रहा होता है तो एक तरह के इनवॉइस जैसा कुछ होता है, उसको बिल ऑफ एंट्री कहा जाता है। बिल ऑफ एंट्री सबमिट करनी पड़ती है, जब बिल ऑफ एंट्री हम सबमिट करेंगे तभी हमारा गुड्स पोर्ट के ऊपर से हमारे पास में आ पाएगा, है ना। बिल ऑफ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे पेश करना होता है, ठीक है। उसके बाद में एक वर्ड है गुड्स, है ना, ये डेफिनेशन बार बार पूछी जाने वाली डेफिनेशन है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ गुड्स, सेक्शन 2 क्लॉज 22। जब गुड्स की डेफिनेशन पूछी जाती है तो लोग क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बच्चों ने पढ़ रखा होता है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाली गुड्स की डेफिनेशन दे देते हैं। गुड्स मींस एनीथिंग व्हिच इज टेंजिबल, है ना। तो यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन ये नहीं है। कस्टम एक्ट के अंदर गुड्स की जो डेफिनेशन दे रखी है उसको समझना आप लोग। सबसे पहले वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, इन सबको गुड्स बोला है। और फिर से समझना, वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। वेसल मतलब जो पानी से आ रहा है, एयरक्राफ्ट यानी जो एयर से आ रहा है, और व्हीकल यानी कि जो रोड से आ रहा है। स्टोर, ठीक है। उसके बाद में बैगेज, उसके बाद में करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और उसके बाद में एनी अदर काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन सबको इन्होंने क्या माना है, गुड्स माना है, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट हो गया। अराइवल मैनिफेस्ट वर्ड का क्या मतलब है, अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट क्या है। तो जैसे ही गुड्स जो है वो पोर्ट पे आ रहा होता है उस वक्त आपको एक मैनिफेस्ट यानी कि एक रिपोर्ट जनरेट करके देनी होती है, जिसको अराइवल मैनिफेस्ट कहा जाता है, या इंपोर्ट मैनिफेस्ट कहा जाता है, या इंपोर्ट रिपोर्ट कहा जाता है। इंपोर्टेड गुड्स क्या है, जो गुड्स हम लोग बाहर से इंडिया में ला रहे हैं और जिसे हम लोगों ने होम कंजम्पशन के लिए नहीं लेके गए हैं, उसको इंपोर्टेड गुड्स कहा गया है। समझना, एनी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया, इसको इंपोर्टेड गुड्स कहा गया है। और जैसे ही वो लेकर अगर हम उसको अपने घर पे ले जा रहे हैं, उसको अपने घर पे ले जा रहे हैं, तब वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं रहेंगे, फिर वो इंपोर्टेड गुड्स नाम है उसका, बट डेफिनेशन में उन्होंने कहा कि बट डज नॉट इंक्लूड विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजप्शन। जैसे सपोज करो मैंने कुछ लैपटॉप्स मंगाए फॉरेन से लैपटॉप मंगाए और पोर्ट पे पड़े हैं वो, ठीक है। अभी पोर्ट पे पड़े वो इंपोर्टेड गुड्स है। अब पोर्ट से मैंने कस्टम ड्यूटी पे करके मैं अपने घर ले जा रहा हूं, अब वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कस्टम, क्योंकि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी दे चुके हैं हम लोग, ठीक है। इंपोर्टर कौन होता है, तो इंपोर्टर ऐसा कोई भी पर्सन एनी टाइम बिटवीन देयर इंपोर्टेशन एंड द टाइम व्हेन they cleared for home consumption includes owner, beneficial owner, person holding himself out to be the importer। अगर कोई पर्सन अपने आप को इंपोर्टर बता रहा है वो, अगर कोई व्यक्ति गुड्स होम कंजम्पशन के लिए ले जा रहा है वो, ओनर और उसका बेनिफिशियल ओनर, इन सबको क्या कहा गया है, इंपोर्टर कहा गया है। और इंडिया वर्ड की डेफिनेशन का मतलब होता है, इंडिया की डेफिनेशन भी पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है, इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, और टेरिटोरियल वाटर वर्ड का मतलब है अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन और कोस्ट लाइन, राइट। ये है हमारा इंडिया की डेफिनेशन, ठीक है। यहां तक अभी मैं पढ़ाकर आपको एक बार रोक रहा हूं, इंडिया की डेफिनेशन में वापस से एक बार ले लूंगा, बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।